आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है दिनेश जी। जी। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी जुड़े हैं, सीमित समय के लिए जुड़े हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और काफी समय बाद आप न्यूज़ टाइम पे आए हैं, तो वैसे भी आप आज बाहर हैं, तो आप जुड़े हैं, तो आपका बहुत-बहुत आभार। गर्ग साहब, बजट भी आया और बजट के साथ अडानी साहब भी आ गए। अर्थव्यवस्था में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो व्यथित कर रहा है, और राजनीति में तो कर ही रहा है। दशा और दिशा दोनों ही ऐसा लगता है कि कुछ डिस्टर्ब सी हैं। आप इन चीजों को एक चिंतक और विचारक की नजर से भी देखते हैं। जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म की प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, एक तरफ शाइनिंग भारत की बात की जाती है और दूसरी तरफ 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है ताकि वो, क्या कहते हैं कि, मरने के लिए आगे अग्रसर ना हो जाए, उन्हें मौत से बचाया जा रहा है। एक अजीब सा पैराडॉक्स है इस भारत के अंदर इस समय, जो 75 वर्षों में कभी नहीं देखा गया था। इस पैराडॉक्स से कैसे निपटेंगे? और ऊपर वालों को सिर्फ वंदे भारत नजर आती है, हाइड्रोजन से चलित गाड़ियां नजर आती हैं, उन्हें डिजिटल वर्ल्ड नजर आता है, लेकिन पर्दे के पीछे छुपी हुई कालिख नजर नहीं आती, गरीबी नजर नहीं आती, उसकी कोई बात नहीं करता है। बजट हो या अडानी साहब की जो राष्ट्रवाद की चादर लपेट कर अपने आप को बचाने की कला, ये भारत में पहली बार है। आपकी ऑब्जर्वेशन सर, बजट पर भी, अडानी साहब पर भी। ये राजेश भी बैठे हैं, ये जानते हैं, ये भी भोपाल में बैठ के सब मध्य प्रदेश में दिख रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी भारतीय लोगों का सम्मेलन हुआ था, और जितनी झुग्गी झोपड़ियां थी उनके बाहर दीवार खड़ी कर दी गई थी कि वो देख नहीं पाए। और वो विदेशी कौन थे, राजेश बता सकते हैं? विदेशी नहीं थे वो, विदेशी वही लोग थे जो भारतीय हैं और विदेशों में जाकर बस गए हैं और बाहर से अडानी साहब की कंपनियों में पैसा खर्च कर रहे हैं दुनिया के दूसरे। तो हम अपने ही लोगों से अपनी गरीबी को छुपाना चाहते हैं। ट्रंप से छुपाना चाहते थे अहमदाबाद में, वो तो समझ में आ गया। मेरा ये कहना है दिनेश जी की ये जो आपने बताया, और हमको भी पता है कि हेल्थ और एजुकेशन पे कंबाइंड जो खर्च कितना है एब्सोल्यूट टर्म्स में, जो विवेक जी ने बताया परसेंटेज टर्म्स में कितना है, अगर उसको महंगाई के साथ जोड़ लें और कॉस्ट एस्केलेशन के हिसाब से जोड़ लें, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जोड़ लें। यही स्थिति पिछली बार मनरेगा के बजट में हुई थी। अगर आप देखें कि ऊपर से लगा था कुछ बढ़ गया है, पर वो इन रियल टर्म्स में कम हो गया था। हमको सरकार की आलोचना इसलिए नहीं करना चाहिए दिनेश जी कि सरकार की प्रायोरिटीज, या सरकार की कहें या जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी प्रायोरिटीज हमारी अलग है। हम लोग बड़ा क्रिटिकली चीज़ों को देखते हैं और पत्रकारों की नज़र से देखते हैं, जबकि जो लोग सत्ता में हैं वो लोग इस तरह से नहीं देखते हैं। उनको ये जो बजट है 2023 का बजट है, 2024 का बजट अभी आना बाकी है। ये विधानसभाओं का बजट है। आप अगर इस बजट को देखें तो आप पाएंगे कि कर्नाटक के लिए एक बड़ी स्कीम है भद्रक इलाके को लेकर। आप इसको थोड़ा सा बारीकी से अगर इस बजट का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बजट किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ये बड़ा फोकस बजट है और बहुत मेहनत से बनाया गया बजट है। और इस बजट का जो उद्देश्य है, जैसा विवेक जी ने भी कहा और जैसा तमाम विश्लेषण आ रहे हैं, कि मिडिल क्लास, जो बहुत बड़ा मिडिल क्लास उभर कर आया है इस देश में, दो चीजों को लेकर ये बना हुआ है। मैं उस पर नहीं आऊंगा, हेल्थ वाले इशू पर जो थोड़ा सा टच किया है। कोविड में जिस तरह की मौतें हमारे यहाँ हुई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने 40 लाख के करीब मौतें बताई थी, 40 से 50 लाख के करीब।
और हमारा जो सरकारी आंकड़ा है 5-6 लाख से ऊपर का नहीं है। हम अभी जो दुनिया भर में दावा करते हैं वो यही दावा करते हैं कि हमारी जो वैक्सीन है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, उसके कारण मौतें हमारे यहाँ दुनिया में सबसे कम हुई है, ये हम बता रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का, हमारी जो प्रायोरिटी हमारे सरकार की जो है वो निश्चित रूप से ना हेल्थ है ना एजुकेशन है। इसलिए हम लोगों को उस पर बात इसलिए नहीं करना चाहिए। 24 का जो बजट आएगा लोकसभा चुनाव के पहले, आप देखिएगा कि वो किस तरह का आता है। अडानी साहब को का जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी में वो अद्भुत है, और हम जिस इकोनॉमी की बात कर रहे थे वो इन्हीं लोगों के दम पर कर रहे थे। ये बहुत बड़ा मैं मानता हूं कि इस सरकार के लिए बहुत बड़ा सदमा है ये जो हुआ है बजट के ठीक पहले और चुनाव के ठीक पहले। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार उबर पाएगी इस झटके से। जितना बड़ा घाटा, और जो आपने देखा कि एफपीओ को विड्रॉ करना पड़ा, जो फॉलो ऑन पब्लिक इशू था 20,000 करोड़ का, और उसका बयान जो दिया है, आप अगर उससे सुने, गौतम अडानी ने जो दिया है उसमें नैतिकता की बात कही है और इन्वेस्टर्स के प्रति यकीन की बात कही है। तो मैं जो इस बजट में जो आपका विषय है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा का, ये आप भूल जाइए। अब ये आने वाले सालों में, अभी तक पिछले 8-9 सालों में जितनी उपेक्षा हेल्थ सेक्टर की गई, अगर उसकी की जाती है 8 साल पिछले, कोविड के समय वो एक्सपोज हो गया हमारा पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम। हमने पूरे हेल्थ सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर में फॉरवर्ड डाइवर्ट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। एजुकेशन में हमारी सबसे बुरी हालत है और वो भी पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो इसलिए हमको ये मानकर चलना चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है, और इस सरकार की प्रायोरिटी में अब जो है आने वाले 2 सालों में केवल ये है कि किस तरह से सत्ता को बचाना और सत्ता में काबिज रहना। अडानी साहब का जो एक्सपोजर हुआ है, ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण जो इतना बड़ा वाटरगेट स्कैंडल की श्रेणी का जो एक एक्सपोजन हुआ है, वो उसने हमारी पूरी सिस्टम की पोल खोल दी है, हमारे रेगुलेटरी सिस्टम की खोल दी है, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की खोल दी है। और ये सरकार जो है जिस तरह से पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करके प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रही थी, उसकी भी पोल खोल दी है। तो मुझे लगता है कि अब ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, मैं ऐसा मानता हूं। ये जो अडानी का जो एपिसोड हुआ है, इसको मैं एक टर्निंग पॉइंट की तरह लेता हूं देश की इकोनॉमी में। मैं केवल ये सोच रहा था या देखना चाहता हूं कि इन चुनाव पर इसका क्या असर होता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है देश को जानने की कि देश आखिर चला कौन रहा है और देश चल कैसे रहा है। तो ये आपने जो पूछा, अडानी का जो मामला है, दुनिया के किसी देश में, जो विवेक जी ने भी कहा, दुनिया के किसी देश में हेल्थ और एजुकेशन पर जिस तरह से लोग ध्यान देते हैं, मैं अभी 15-10 दिन पहले ही अमेरिका में लंबा समय रहकर आया, प्रायोरिटी में है पूरा का पूरा हेल्थ और जो वीकर सेक्शन है उसके लिए, और एजुकेशन भी प्रायोरिटी में है। तो यहाँ जो आपने बताया बजट का एलोकेशन, ये बड़ा डेलिब्रेट है। सरकार चाहती ही नहीं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट किया। और दूसरा एक ये है कि जब आप गैर पढ़े लिखे राजनेता सत्ता में आपकी हुकूमत को चलाएंगे, तो फिर आप पढ़े लिखे लोगों की आपको क्या ज़रूरत है देश में। आप अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो सवाल पूछना शुरू कर देंगे। तो लोगों को मूर्ख बनाए रखना ज़रूरी है, लोगों को अस्वस्थ बनाए रखना जरूरी है कि वो सरकार पर निर्भर करें। आपने देखा कि कोविड के समय किस तरह से सरकारी मदद और सरकार पर निर्भरता बढ़ गई थी। इस सरकार की जो प्राथमिकताएं वो धर्म है, राष्ट्रवाद है, मंदिर है और देश के नागरिकों की जान नहीं है। इसलिए मुझे इस बजट से कोई बहुत
दिनेश जी आश्चर्य नहीं हुआ और मैं अचंभित भी नहीं हूं। सरकार को अभी प्रायोरिटी में जो है वो ये है कि कैसे ये जो 9-10 राज्य हैं इनमें सरकारों को लाना है, और वो सरकारों का आना 2024 के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे कोई शॉक नहीं लगा, धक्का नहीं लगा इस बजट। मैं इसको अगर ऊपरी नजर से एक आम उपभोक्ता या टैक्स पेयर की नजर से देखूं, जैसे आज एक अखबार ने लिखा है, बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा है, बहुत ही बेशर्मी के साथ लिखा है कि 90% वेतन भोगी जो हैं वो टैक्स के, राजेश ने भी देखा होगा, अगर वो वेतन भोगी जो हैं वो टैक्स के दायरे से बाहर हो गए। ये देखे दिखा रहे हैं। 90% से ज्यादा करदाता आप कर मुक्त। आप बताइए, आप तो टैक्स के एक्सपर्ट रहे हैं और रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि जो 90% जो वेतन भोगी करदाता हैं वो टैक्स के दायरे से फ्री हो गए हैं? आप यानी बिल्कुल, ये तो ये जो है मीडिया हमारा जो है, राजेश ज्यादा बताएंगे इस बारे में, क्योंकि ये मीडिया करों के बीच में इन लोगों को ज्यादा सहना पड़ता है इनको, कि ये लोग एजुकेट करने वाले हैं कि कितना महान बजट है और आपके कितने फायदे का है, और आपको हर साल कितने पैसे बचेंगे, सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या स्कीम्स हैं बजट की, सेविंग्स की क्या बजट स्कीम्स हैं, कितना आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। पूरी की पूरी जो देश है अब आने वाले एक साल में इस बजट के गाने गाने में गुजरने वाली है। तो इसलिए मैं रियलिटी से अगर बात करूं तो मैं यही करूंगा कि इस बजट से एजुकेशन और हेल्थ पर उम्मीद करना वो वैसे ही है कि किसी दलित को घोड़े पे बिठा के सवर्णों के मोहल्ले से उसकी बारात निकालना और फिर सोचना कि बारात का लोग स्वागत करेंगे। जी, मैं आलोक जी आपके पास आता हूँ। सॉरी, मेरा वो ऑफ था। आपने बात सुनी।